एक ऐसा विशाल इलाका जिसके चारों तरफ घना जंगल और पानी है, और उस जंगल और पानी के बीच में एक खतरनाक आदिवासी जनजाति रहती है जो लोगों के सिर काटकर उन्हें सबके सामने लटका देती है। सुनने में काल्पनिक लगता है, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, बल्कि इसे निर्मम हकीकत कहना ज्यादा सही होगा। वह आदमी क्यों मरे हुए लोगों की तस्वीरें बनाता रहता है? आखिर इसकी असली पहचान क्या है? हेलो एंड वेलकम टू एसेंस स्टोरी। निर्दोष लोगों को गोली मारकर सड़कों पर फेंक दिया जाता था शासकों के द्वारा। क्यों खतरनाक आदिवासियों से शासकों ने ऐसा कुछ करवाया जिसका पता उन आदिवासियों को बहुत बाद में चला? और फिर क्या हुआ? सच्ची घटना पर आधारित एक शानदार थ्रिलर एडवेंचर एसेंस स्टोरी प्रेजेंट्स द कन्वर्ट। ये लगभग 500 साल पहले की बात है। न्यूजीलैंड में माओरी नाम की एक आदिवासी जनजाति थी जो पत्थर काटकर उन्हें तेज करके हथियार बनाते थे और उन हथियारों का इस्तेमाल शिकार और युद्ध में करते थे। 19वीं सदी में अंग्रेजों के साथ उनका एक रिश्ता बना। अंग्रेज आदिवासियों से जंगल की कुछ जमीन किराए पर लेकर वहां शहर बसाने लगे और इसके बदले में अंग्रेज उन्हें बंदूक बम वगैरह सप्लाई करते थे और साथ ही उन्हें शहर के तौर तरीके भी सिखाते थे। खैर, अब फिल्म की कहानी में चलते हैं, क्योंकि अब दिख रहा है एक बड़ा पाल वाला जहाज तस्मान समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए एक जबरदस्त तूफान में फंस जाता है। साल है 1830। जहाज को बचाने की कोशिश में ऊपरी पाल का खंभा टूटकर गिर जाता है, जिससे जहाज का एक आदमी मारा जाता है। जहाज में लगातार पानी भर रहा है। इसी बीच थॉमस मुनरो नाम के इस आदमी को देखा जाता है। जहाज पर सभी लोग, खासकर जो जहाज की जिम्मेदारी संभाल रहा है, जिसका नाम है केजली, वो सब मिलकर मुनरो को बचाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अंग्रेजों ने माओरी आदिवासियों के एक नेता, जिसका नाम मयानुई है, उससे एक जमीन किराए पर ली है, जहां वो ईपवर्थ नाम का एक अंग्रेजों का शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुनरो को उस शहर के चर्च की जिम्मेदारी संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। यानी मुनरो एक क्रिश्चियन पादरी है और इसीलिए उन्हें किसी भी खतरे से बचाकर किसी तरह ईपवर्थ तक पहुंचाना इन लोगों का मकसद है। मुनरो जहाज की मुश्किलें देखकर घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस दिशा भ्रमित होकर जहाज में बैठा ऊपर वाले को याद करने लगता है। देखा जाता है कि धीरे धीरे तूफान थम जाता है और सुबह हो जाती है। पिछले रात जो आदमी मारा गया था, उसके लिए सब लोग मिलकर ऊपर वाले का नाम लेकर उसकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं और उसके शरीर को समंदर में डाल देते हैं। उसके शरीर का इसी तरह अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन तूफान से उनका जहाज काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर भी किसी तरह आगे बढ़ते हुए वे दूर एक द्वीप देखते हैं। उस द्वीप पर आकर रुकते हैं ताकि कुछ खाना पीना जुटा सकें और जहाज के उस हिस्से को ठीक कर सकें जो तूफान में टूट गया था। लेकिन लोगों के बीच कहा जाता है कि ये द्वीप बहुत खतरनाक है। इस द्वीप के हर कोने में माओरी आदिवासी रहते हैं। किजली मतलब वही आदमी इन माओरी आदिवासियों के साथ व्यापार करता था। आदिवासी किजली पर भरोसा करते थे, यहाँ तक कि किजली पर भरोसा करके माओरी आदिवासियों के एक नेता, जिसका नाम आकातारेवा था, उसने अपने बेटे अनुक को जहाज चलाना और शहर के लोगों के तौर तरीके सीखने के लिए कुछ दिन किजली के पास भेजा था। खैर, इस द्वीप पर आने के बाद मुनरो को एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी है। माओरी आदिवासी बेहद खतरनाक और हिंसक होते हैं। मुनरो गलती से जंगल के थोड़े अंदर के इलाके में चला जाता है, जिससे आदिवासी लोग लगभग हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हालांकि बाद में किजली आकर हालात को संभाल लेता है, लेकिन अजीब तरीके से अनुक कहीं गायब हो जाता है। उसे कोई नहीं देख पाता। मुनरो, जो पूरी रात की थकान के बाद एक जगह लेटकर आराम कर रहा था, अचानक कुछ लोगों की चीख सुनता है। मुनरो वहां दौड़ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि आकातारेवा, अनुक और उसकी टीम के कुछ लोग माओरी आदिवासियों के ही कुछ लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी गर्दन काट रहे हैं। मुनरो कुछ समझ नहीं पाता, ये सभी तो माओरी आदिवासी ही हैं, तो फिर अपने ही लोगों के बीच इतना खून खराबा क्यों? असल में माओरी आदिवासियों के बीच भी कई गुट थे। आकातारेवा जिस गुट का नेता था, उस गुट के नेता बात बात पर अपनी ही टीम के लोगों का गला काट देते थे और उन पर अत्याचार करते थे। मुनरो, चूंकि वह एक क्रिश्चियन पादरी था और धार्मिक व्यक्ति था, उसने आकातारेवा से कहा, आप इस तरह लोगों को क्यों मार रहे हैं? कृपया इस तरह की बर्बरता मत करें। आकातारेवा ने एक अजीब से अंदाज में कहा, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो इनकी जमीन पे कब्जा कैसे करूंगा? अगर खुद की जान बचानी है तो यहाँ से चला जा। मुनरो फिर हाथ जोड़कर उन निर्दोष लोगों को छोड़ने की विनती करता है, तो आकातारेवा कहता है, आदिवासियों में एक नियम है, कुछ देगा तो कुछ पाएगा। एक काम कर, अपना घोड़ा मुझे दे दे, उसके बदले में मैं इनमें से किसी एक की जान बख्श दूंगा। ये कहते कहते आकातारेवा एक लड़की को छोड़ देता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसके पति और परिवार के बाकी सभी लोगों को मार डालता है। स्वाभाविक रूप से अपने पति और परिवार को खोने के बाद जब वह लड़की दुख और गुस्से में विरोध करने लगती है, तो आकातारेवा ठंडे स्वर में कहता है, चुपचाप यहाँ से जान बचाकर चली जा, नहीं तो बाकी लोगों के साथ आज तेरा भी मांस खाऊंगा। इससे साफ पता चलता है कि आकातारेवा एक नरभक्षी आदिवासी है। मुनरो उस माओरी लड़की को थोड़ा जबरदस्ती अपने साथ लेकर किजली के जहाज पर जल्दी से चढ़ जाता है और वे समुद्र में कुछ और समय तक यात्रा करने के बाद आखिरकार एपवर्थ के उस शहर में पहुंच जाते हैं।
लेकिन मुनरो जो इस शहर के चर्च का प्रधान है, जब उस आदिवासी लड़की को अपने साथ लेकर आता है तो वहाँ के लोग इसे अच्छी नजर से नहीं देखते। वहाँ आने के बाद उस आदिवासी लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पहले ही परिवार खोने का दर्द और फिर आकातारेवा के लोगों के साथ संघर्ष में उसकी पसलियों में एक गहरी चोट लग जाती है। देखा जाता है कि वह रोते रोते एक नुकीली चीज से अपने सीने को खुद ही चीरने लगती है। दरअसल माओरी आदिवासियों के अनुसार प्रियजन को खोने पर इस तरह अपने सीने को चीरकर दुख व्यक्त किया जाता है। लड़की की तबीयत और भी बिगड़ जाती है, उसे बुखार आने लगता है और उसके शरीर में कपकपी भी होती है। जब मुनरो एपवर्थ के एक डॉक्टर से मदद मांगता है तो डॉक्टर साफ कह देता है कि वह किसी अंग्रेज निवासी के अलावा किसी भी आदिवासी लड़की का इलाज नहीं करेगा, वह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर अंग्रेज इन आदिवासियों से इतनी नफरत करते हैं तो उनकी जमीन लेकर व्यापार क्यों कर रहे हैं। असल में दुनिया में जितनी भी व्यापारी जातियां हैं, अंग्रेज उनमें से एक प्रमुख हैं, और ये बात भला हमसे बेहतर कौन जान सकता है। खैर, अंग्रेज सबसे पहले ये जान जाते हैं कि माओरी आदिवासियों के जो इलाके हैं वे बसावट के लिए बहुत अच्छे हैं और वहाँ का मौसम और वातावरण भी बेहद अच्छा है। इसके अलावा माओरी आदिवासियों के ज्यादातर लोग न तो बहुत समझदार हैं और न ही बहुत शालीन, वे अधिकतर हिंसक प्रजाति के होते हैं। इसलिए अगर अंग्रेज उनके बीच युद्ध और संघर्ष भड़का दें तो वे आपस में लड़ झगड़ कर खुद ही समाप्त हो जाएंगे और तब अंग्रेज उनके सारे इलाकों और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। और यही वह वजह है जिसके बारे में फिल्म के शुरू में बताया था कि अंग्रेज आदिवासियों को आधुनिक हथियार सप्लाई करते थे। माओरी आदिवासी सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें आधुनिक बना रहे हैं और उन्हें हथियार दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की योजना अलग थी। वे चाहते थे कि आदिवासी इन हथियारों के साथ आपस में लड़ें और मर जाएं। खैर, मुनरो को मिसेस शार्लोट हेगेटी नाम की एक महिला मिलती है जो गरीबों और दुखी लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा देकर ठीक करती है। शार्लोट उस आदिवासी लड़की को देखकर उसे पहचान लेती है। पता चलता है कि एपवर्थ शहर जिसे माओरी नेता से किराए पर लिया गया था, उस माओरी नेता का नाम मायनुई था। माओरी नेता मायनुई की बेटी ही ये लड़की है जिसका नाम रांगीमाई है। शार्लोट की चिकित्सा से रांगीमाई धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इस बीच अंग्रेजों की चाल उलट जाती है क्योंकि आकातारेवा अब अंग्रेजों की परवाह नहीं करता, जबकि उसने अंग्रेजों से हथियार प्राप्त किए थे। आकातारेवा उन हथियारों के साथ माओरी नेताओं की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अंग्रेजों को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। इसी दौरान अचानक देखा जाता है कि आदिवासियों का एक दल एपवर्थ शहर में प्रवेश करता है। पता चलता है कि यह दल माओरी नेता मायनुई का है जिससे अंग्रेजों ने यह जगह किराए पर ली थी। मायनुई को खबर मिलती है कि उसकी बेटी रांगीमाई एपवर्थ शहर में है और उसकी बेटी के पति और परिवार को आकातारेवा ने मार डाला है। इसलिए आकातारेवा से बदला लेने के लिए मायनुई उसके कुछ लोगों को पकड़कर वहां ले आता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि माओरी आदिवासियों में से किसी न किसी की लाश सड़क पर पड़ी मिलती थी। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा होता था। इस लड़के का अपराध ये था कि उसने एक अंग्रेज लड़की से प्यार किया था। ऐसे ही छोटे मोटे बहानों से अंग्रेज रात के अंधेरे में माओरी आदिवासियों को मार डालते थे। मुनरो ये सब देखकर गुस्से से भर जाता है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका नाम पहिरुआ था और मुनरो को खबर मिलती है कि पहिरुआ का कातिल पकड़ा गया है। मुनरो हड़बड़ाकर वहां पहुंचता है और देखता है कि एक गरीब दुकानदार को मार मार कर उससे जबरन यह स्वीकार करवाया जा रहा है कि उसने ही पिछली रात हत्या की थी। मुनरो साफ समझ जाता है कि जिन चीजों से वह भागकर बचना चाहता था वे सभी इस शहर में मौजूद है। ये शहर भी अन्य शहरों की तरह गंदगी और बुरे लोगों से भरा हुआ है। मुनरो की असल में एक और पहचान है, जैसा कि पहले बताया गया था, जिसे उसने सबसे छिपा रखा है। खैर, मुनरो मन ही मन यह तय करता है कि वह इन क्रूर लोगों के बीच और नहीं रहेगा बल्कि वहां जाएगा जहां उसे असली शांति मिले। और साथ ही उसने ये भी तय किया कि जो 2 लोग मारे गए हैं उनकी हत्या का बदला भी उसे लेना होगा। जब मुनरो मायनुई के इलाके में पहुंचता है तो मायनुई उससे पूछता है कि अंग्रेजों ने उसके परिवार के बेटे को बिना वजह मार डाला, इसका बदला कैसे लिया जाए। मुनरो कहता है कि चूंकि अंग्रेजों ने एपवर्थ शहर को तुमसे किराए पर लिया है, इसलिए बदला लेने का पहला तरीका ये है कि तुम उस शहर का किराया बढ़ा दो, उनसे और ज्यादा पैसे मांगो। मुनरो और शार्लोट वहीं रुक जाते हैं। मुनरो की एक अजीब आदत थी, जब भी उसे समय मिलता उसके सामने जो भी होता उसकी एक तस्वीर बना लेता। उसे हमेशा खाता लेकर ड्राइंग करते देख मायनुई के दल के एक व्यक्ति को शक होने लगता है। वह मुनरो का खाता खोलता है और जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। मुनरो ने उसमें एक के बाद एक कई मरे हुए लोगों की तस्वीरें बनाई थी, लेकिन क्यों? जो व्यक्ति शांति का संदेश फैलाता है, जो कि एक ईसाई पादरी है, उसके खाते में मृत लोगों की तस्वीरें क्यों बनी हुई है? अब मायनुई और उसके लोगों को मुनरो पर शक होने लगता है। ये व्यक्ति धर्म की बातें करता है और दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की तस्वीरें बनाता है। कहीं मुनरो भी बाहरी लोगों की तरह किसी मुखौटे के पीछे छिपा हुआ दुश्मन तो नहीं है? स्वाभाविक रूप से मुनरो को बुलाकर उससे सवाल किया जाता है कि ये सब क्या है। मुनरो जो बताता है उसे सुनकर वे और भी हैरान हो जाते हैं। मुनरो कोई सन्यासी नहीं बल्कि वह तो अंग्रेज सेना का एक सैनिक था। मुनरो और उसकी टीम ने पहले गोलियां चलाई थी निर्दोष लोगों पर और फिर चाकू तलवार जो भी हथियार मिला उससे लोगों को काटे और मारे जाने लगे। मुनरो हिंसा की चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद
जब आसपास केवल सैनिक ही जीवित बचे थे और बाकी सभी मर चुके थे, तब मुनरो को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने झूठे शक के चलते निर्दोष लोगों को मार डाला। मुनरो को जिनसे सामना हुआ वे कोई दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे कुछ मासूम महिलाएं और निर्दोष बच्चे थे जिन्होंने युद्ध में अपना घर खो दिया था और वहां शरण ली थी। इस घटना ने मुनरो को अंदर से बहुत गहरे तक आहत किया, जिससे वह पूरी तरह बदल गया। उसने सेना छोड़ दी और अहिंसा के मार्ग को अपनाया और ऊपर वाले की शरण में चला गया। तभी से उसने उन भयानक यादों को मिटाने के लिए मृत लोगों की तस्वीरें ड्राइंग करना शुरू की। खैर, मुनरो ने माओरी लोगों को हथियार चलाने की शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसने रंगीमाई और उसकी बाकी आदिवासी टीम को भी सिखाना शुरू किया कि बंदूक से कैसे गोली चलानी है। इसी बीच शार्लेट और मुनरो के बीच एक संबंध भी बनता हुआ दिखाई देता है। एक दिन मुनरो ने शार्लोट की पीठ पर एक बड़ा घाव देखा और उससे पूछा कि यह कैसे हुआ। शार्लोट ने बताया कि उसका पति एक सैनिक था जो युद्ध में मारा गया। उसके बाद न तो उसके पास कोई आश्रय था और न ही पैसे। एक बार भूख से मजबूर होकर उसने दुकान से खाना चुराया, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे जहाज पर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तभी मियानुई के लोगों ने उस जहाज पर हमला कर दिया। उन्होंने जहाज पर सभी को मार डाला, लेकिन शार्लोट बच गई क्योंकि उसने उस समय मियानुई के भाई की जान बचाई थी। इधर केजली कई बंदूकें लेकर मियानुई के पास पहुंचता है। उसका इरादा था कि अकाटारेवा के समूह से आमने सामने की लड़ाई से पहले उन बंदूकों को पैसे और खाने पीने की चीजों के बदले बेच दिया जाए, लेकिन मुनरो ने उन्हें उन बंदूकों को न लेने के लिए मना किया, क्योंकि उसे लगा कि केजली और अंग्रेज चालाकी से माओरी आदिवासी समुदाय को नष्ट करना चाहते हैं। मुनरो ने मियानुई को समझाया कि अंग्रेज चाहते हैं कि माओरी आपस में लड़ाई झगड़ा करके खुद को खत्म कर लें, ताकि अंग्रेज सब कुछ कब्जे में ले सकें। मियानुई ने तय किया कि वह खुद अकाटारेवा से बात करेगा और सारी बातें साफ साफ बताएगा। अगर किसी तरह अकाटारेवा का मन बदल सके और वह अपने ही लोगों को मारना बंद कर दे। मियानुई ने मुनरो से कहा, अगर तुम अकाटारेवा को अहिंसा के रास्ते पर ला सको तो हम सब तुम्हारी बात मानेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। इसके बाद मुनरो केजली के साथ अकाटारेवा के पास जाने की तैयारी करता है, क्योंकि मियानुई के बाद केजली सीधे अकातरावा के पास ही बंदूकें बेचने जा रहा था। वहां कुछ लोगों की आवाज में डर का एहसास था, क्योंकि अकातरावा जैसा क्रूर और हिंसक आदिवासी किसी भी वक्त मुनरो का सिर धड़ से अलग कर सकता था। जहाज पर चढ़ने के कुछ समय बाद मुनरो ने देखा कि रांगीमाई उसे किसी भी तरह से केजली के साथ अकेले छोड़ना नहीं चाह रही थी और वह चुपके से जहाज पर चढ़ गई। मुनरो उसे किसी भी तरह के खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए वह रांगीमाई को जहाज में ही रहने देता है। अकातरावा के दरबार में उससे बात करने के लिए मुनरो पहुंचता है। जब मुनरो अकातरावा के इलाके में पहुंचता है तो देखता है कि अकातरावा के लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं। जिन लोगों को अब तक उन्होंने मारा है उनके सिर काटकर अकातरावा के दरबार में लटका दिए गए हैं। इन सबको नजरअंदाज करते हुए मुनरो हिम्मत जुटाकर अकातरावा से कहता है, अंग्रेज तुम्हारे बीच लड़ाई करवाने के लिए विभिन्न हिंसक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि तुम आपस में लड़कर खत्म हो जाओ और वो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर सके। इसलिए मियानुई तुमसे शांति स्थापित करना चाहता है। लेकिन अकातरावा, जो कि एक बेहद हिंसक और साइको किस्म का आदिवासी था, उसकी बातों से ही उसकी मानसिकता जाहिर हो जाती है। वह कहता है, क्या कहा मुनरो? हम कभी शांति में विश्वास नहीं करते। हमारा कबीला हमेशा से ही हिंसक रहा है। हमारी इस द्वीप के कोने कोने में तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक कि मियानुई के किसी सदस्य का खून बहता हुआ नहीं देख लेते। और अंग्रेजों को डराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। इसके साथ हमारी दुश्मनी है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी शरीर में जान है मैं मारता रहूंगा। मैं जमीन पे कब्जा करूंगा और सिर काट के उसी तरह लटकाऊंगा जैसा तुमने यहाँ आने से पहले देखा। अगर तुम मियानुई के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहोगे तो मैं कर दूंगा। लेकिन उसका सिर काटने के बाद मुनरो वहां से बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूर चलने लगता है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यहाँ शांति का प्रस्ताव लाना और गधे को धर्म की बातें सुनाना एक ही बात है। वहीं देखा जाता है कि केजली हथियार बेचने के लिए अकातरेबा से 15 सुअर और 200 झूरी आलू मांगता है। इसके बाद केजली द्वारा लाए गए हथियार से अकातरेबा और उसकी टीम, केजली और बाकी सबको मार दिया जाता है। शोरगुल सुनकर मुनरो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़कर भागने लगता है तो वहां एक माओरी आता है और मुनरो को मारने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय रांगीमाई जहाज से एक पिस्तौल चुरा कर लाती है और उस माओरी को वहीं मार देती है, और मुनरो को बचाकर वे किसी तरह घोड़े पर चढ़कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद अकातरावा की टीम केजली के जहाज पर हमला करती है, जहां बहुत सारे आग्नेयास्त्र और तोप रखी हुई थीं। वे सब इंग्लिश लोगों को मारकर जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस दिशा की ओर रवाना हो जाते हैं जहां मयानुई की टीम थी। यानी वे पूरी तरह से मयानुई की टीम को खत्म करने का इरादा रखते हैं। इस बीच मुनरो रांगीमाई को लेकर वापस लौटता है और वहां क्या क्या हुआ सब कुछ बता देता है। मायानुई कहता है, मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन मरने से पहले हार मानेंगे नहीं, सिर झुकाएंगे नहीं। फिर सब युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं और मुनरो, जो खुद एक सैनिक था, शत्रुओं को कैसे फंदे में फंसाया जाए इसकी तरकीबें सिखाने लगता है। छिपकर गोलीबारी के लिए मचान जैसी कुछ जगह बनाई जाती हैं। मुनरो जमीन में गहरे गड्ढे खोदता है ताकि शत्रुओं से छिपकर गोलीबारी की जा सके। इसी दौरान अकातरावा की टीम वहां पहुंच जाती है
और वे हमला कर देते हैं। लेकिन वे सोच भी नहीं सकते थे कि शांति प्रिय मुनरो की मदद से मायानुई की टीम ऐसी गंभीर युद्ध की तैयारी कर सकती है। जैसे ही वे आए, मायानुई की टीम ने अकातरावा के कई लोगों को मार गिराया। इसके बाद मुनरो की सलाह पर एक खास प्रकार के पौधे की पत्तियां जुटाई जाती हैं, जो जलाने पर बहुत धुआं पैदा करती हैं। ये पत्तियां गड्ढों में फैला दी जाती हैं। धुएं की बहुत अधिक मात्रा पैदा होती है और उस धुएं से अकातरावा के लोग दिशाहीन हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि कहाँ जाना है। मायानुई की टीम इस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानती थी, इसलिए वे बहुत से लोगों को मार गिराते हैं। इसके अलावा मुनरो ने जिस तरह से उन्हें बंदूक चलाना सिखाया था, उसी तरह मायानुई की टीम जल्दी जल्दी बंदूक में गोलियां भरकर दुश्मनों को खत्म कर देती है। एक समय पर अनुक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बीच मुनरो शार्लेट की मदद से छिपकर दुश्मनों को एक के बाद एक मारता रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक गोली शार्लेट की छाती में लग जाती है। शार्लेट वहीं पर मर जाती है। मुनरो अपनी प्यारी शार्लेट को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते देख उसकी भीतर पुराना क्रूर सैनिक फिर से जाग उठता है। वह पागल की तरह एक के बाद एक दुश्मनों को खत्म करने लगता है। दूसरी ओर रांगीमाई और मायानुई की बाकी सेना केवल अनुक को छोड़कर बाकी सभी को मार डालती है। अंततः अकातरावा और अनुक मायानुई की टीम के सामने हार मान लेते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। मायानुई अकातरावा के पास जाकर कहता है, इस खून खराबे और हिंसा की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ शांति मांगी थी। सब मिलकर जीने की इच्छा थी। लेकिन तुम जानते हो कि हमारे बीच नियम क्या है। हमारे बीच नियम है कि अगर किसी गुट का नेता हार जाए तो उसे उसी समय खत्म कर देना होता है। आदिवासियों के नियमों का पालन करते हुए अकातरावा ने अपने हाथों से दिए गए हथियार से उसे मार दिया। हालांकि उसने अनुक को नहीं मारा। इसके बजाय दोनों गुटों के बीच शांति स्थापित करने के लिए रांगीमाई और अनुक की शादी कर दी जाती है। इस घटना के 4-5 साल बीत चुके हैं। अब अनुक मायानुई के गुट का नेता है और मुनरो भी उनके गुट का सदस्य है। वह अब कभी भी अंग्रेजों के बीच वापस नहीं लौटता। आजकल वह माओरी लोगों का सलाहकार है और अंग्रेज सरकार की एपवर्थ शहर में ताकत या अधिकार काफी घट गए हैं। धीरे धीरे आदिवासी लोग अपनी आदतें सीख रहे हैं और दिन ब दिन और भी समृद्ध हो रहे हैं। एक दिन वे अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, जंगल हमेशा आदिवासियों और जंगली जानवरों का ही रहेगा। और यही मूवी का अंत होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।